स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के साथ सामने मोदी पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे बीएमसी समेत महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका चुनाव को लेकर सबसे बड़ी अपडेट में बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी के कट्टर नेता के खिलाफ उल्टा बोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को माफी तक मांगनी पड़ी है। दोस्तों बताएंगे कैसे रितेश देशमुख की ओर से बीजेपी पर निशाना साधा गया और उसके बाद पूरी तरीके से महाराष्ट्र के महानगर पालिका की कम से कम 2 सीटों पर पड़ेगा जोरदार तरीके का फर्क। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ बताएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ लोगों को क्यों नोटिस भेजना चाह रहा है चुनाव आयोग, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में ये करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बीएमसी समेत महाराष्ट्र के महानगर पालिका या नगर निगम के चुनाव के अंदर 15 तारीख को वोट डाले जाएंगे और नतीजे इस बार एक तरफा होने वाले हैं, यानी विपक्ष इस बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से जुड़े हुए महानगर पालिका के अंदर चुनाव हो रहे हैं। दोस्तों बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के अंदर 15 तारीख को वोट डाले जाएंगे दोस्तों और 16 तारीख को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे में बीएमसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है क्योंकि बीएमसी एशिया का सबसे बड़ा महानगर पालिका है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए बीजेपी के अध्यक्ष ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के नेता को मात्र 24 घंटे के अंदर माफी मांगना पड़ा। दोस्तों महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जो आजकल बीजेपी के द्वारा इसलिए आगे किए गए हैं कि वो अजीत पवार को लेकर कुछ उल्टा बोले और एनसीपी और बीजेपी के बीच में आपस में विवाद है, इस तरीके की स्थिति दिखाने की कोशिश की जाए और कहीं ना कहीं दोनों जो एक दूसरे के खिलाफ लड़कर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं अलग अलग महानगर पालिका के अंदर, उसका फायदा इन्हें मिले और जनता को लगे कि दोनों अलग है और वोट दे दे। हालांकि सबको पता है कि एनसीपी अजीत पवार गुट और बीजेपी दोनों मिली हुई है, केवल महानगर पालिका चुनाव के लिए अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण एक दूसरे से भिड़े पड़े हैं दोस्तों। लेकिन रविंद्र चव्हाण का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद उनको माफी तक मांगनी पड़ी है। रविंद्र चव्हाण ने मंगलवार को यानी आज माफी मांगी है दोस्तों। आपको बता दें कि सोमवार को लातूर में पहुंचे थे, जहां पर लातूर वो क्षेत्र है जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्वर्गीय विलासराव देशमुख का गढ़ है दोस्तों, यानी पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार रहे विलासराव देशमुख जो पिता भी है बॉलीवुड के सुपरस्टार रितेश देशमुख के दोस्तों और कांग्रेस पार्टी के नेता अमित देशमुख के भी पिता है। ऐसे में लातूर जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी का दबदबा कई दशकों से रहा है। कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय विलासराव देशमुख यहीं से आते थे दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लगातार मिल रहे समर्थन से बीजेपी इतना ज्यादा बौखला गई है कि विलासराव देशमुख को लेकर उल्टा बयान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहने लगे कि विलासराव देशमुख की यादें अब लातूर शहर से मिट चुकी है, यानी उनको सब भूल चुके हैं। बीजेपी के नेता का यह बयान साफ तौर पर विलासराव देशमुख का अपमान था दोस्तों। जैसे ही यह बयान बीजेपी के नेता का आता है, इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आती है। पहले विलासराव देशमुख के बड़े बेटे कांग्रेस पार्टी के नेता अमित देशमुख जो यहां से विधायक भी हैं, उन्होंने बयान दिया। अमित देशमुख कहते हैं कि मेरे पिता की यादें मिट नहीं सकती। पूर्व सीएम के छोटे बेटे और एक्टर रितेश देशमुख ने बीजेपी के अध्यक्ष को जवाब दिया दोस्तों। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि जनता के लिए जीने वाले के नाम उनके मन में दर्ज होता है, जो लिखा है उसे मिटाया जा सकता है लेकिन जो मन के अंदर दर्ज है उसे मिटाया नहीं जा सकता। रितेश देशमुख का सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है दोस्तों। विलासराव देशमुख को लोगों के मेमोरी से हटाने की जो बातें चल रही है, यानी अब लोग उनको भूल गए होंगे। बीजेपी के नेता जो गफलत में थे उसे एक बार फिर से लाइन पर लाया गया है। बीजेपी के नेता को पता चल गया कि लातूर शहर के अंदर जाकर विलासराव देशमुख के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल सकते और जब विलासराव देशमुख के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो मामला उल्टा पड़ जाएगा। और इसी के बाद बीजेपी के नेता ने मात्र 24 घंटे के अंदर बयान दिया दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र चव्हाण की ओर से बयान जारी करते हुए लातूर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि मेरी टिप्पणी राजनीतिक मकसद से नहीं थी। अगर दिवंगत नेता विलासराव देशमुख के बेटे को इससे आहत पहुंचा है, यानी उनको दुख हुआ है, तो मैं इसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। कुल मिलाकर दोस्तों उनसे बोला गया कि क्या आप जनता से माफी मांग रहे हैं, तो इस पर कोई बयान बीजेपी के नेता दे नहीं रहे थे। इससे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता को पता चल गया कि लातूर में जाकर विलासराव देशमुख के खिलाफ टिप्पणी करना पैर पर कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं है। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्राफ्ट रोल जारी किया गया है। अब राज्य के अंदर निर्वाचन आयोग ने 1 करोड़ 4 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के निर्वाचन आयोग के प्रमुख नवदीप रिणवा ने कहा कि 6 जनवरी को नोटिस चरण शुरू किया जा रहा है। ऐसे मतदाता जिनका एसआईआर के दौरान मैपिंग नहीं हो पाया, जिस भी मतदाता का एसआईआर के अंदर फॉर्म साइन होकर मिला है उन्हीं के लिए मैपिंग शब्द है। जिस भी मतदाता का एसआईआर में फॉर्म साइन होकर मिला है उनके लिए मैपिंग शब्द है, यानी 91%
30% से अधिक मैपिंग यूपी में हो गई है। 12,55,56,025 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। बाकी 8% के आसपास ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हुई है, जिनके बारे में पता नहीं चला, या तो उन्होंने फॉर्म नहीं भरा या फिर उनके फॉर्म पर सिग्नेचर नहीं था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि 15,030 बूथ बढ़ गए हैं और हर बूथ पर 1200 के करीब मतदाता है। 12,55,56,025 फॉर्म साइन हो चुके हैं और 46 लाख मतदाता मृतक पाए गए हैं, जबकि स्थानांतरित और छूटे हुए मतदाता तकरीबन 2,17,00,000 के आसपास है। एक से अधिक स्थानों पर 25 लाख के आसपास मतदाता मिले हैं, तो कुल मिलाकर 2,89,00,000 के आसपास ऐसे मतदाता है जिनका नाम अभी लिस्ट में जुड़ा नहीं है, जिसमें से 47 लाख के आसपास ऐसे हैं जो मृतक पाए गए हैं, तो उनके नाम तो अब लिस्ट में आएंगे नहीं। बाकी जो है उनको वापस से क्रॉस वेरीफाई करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप लोगों ने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है तो आपके पास विकल्प है एक बार फिर से फॉर्म भरने का। जो जानकारी है उसके अनुसार आप लोग दावा कर सकते हैं अपने फॉर्म को लेकर 27 फरवरी तक, और 6 मार्च को अंतिम सूची जारी की जाएगी, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश से जुड़े सभी लोगों के लिए ये अपडेट है। ऐसे में अगर आप लोगों ने एसआईआर का फॉर्म भरा था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट यानी voters.eci.government.in पर जा सकते हैं और अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 6 जनवरी 2026 को साबरमती परिसर में हुए एक प्रदर्शन से जुड़े वीडियो का गंभीर संज्ञान लिया है। इन वीडियो में जेएनयू से जुड़े कुछ छात्रों के द्वारा आपत्तिजनक, उकसाने वाले और भड़काऊ नारे लगाए जाने की बात सामने आई है। वहीं अब इस नारे को लेकर जेएनयू प्रशासन का बयान सामने आया। इस घटना को लेकर जेएनयू प्रशासन ने विश्वविद्यालय की सुरक्षा शाखा को पुलिस जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि इस तरीके के नारे लोकतांत्रिक असहमति की भावना के अनुरूप नहीं है और जेएनयू के आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। देश की सुरक्षा पर पड़ सकता है प्रतिकूल असर। प्रशासन की ओर से आगे कहा गया कि ऐसे कृत्यों से सार्वजनिक व्यवस्था, कैंपस की शांति और सौहार्द और साथ ही विश्वविद्यालय और देश की सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यह व्यवहार संवैधानिक संस्थानों और सभ्य लोकतांत्रिक संवादों की स्थापित मर्यादाओं के प्रति अनादर को और ज्यादा दर्शाता है। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल करने के लिए प्रशासन ने पुलिस को आगे बढ़ाया है। दोस्तों, अब देखते हैं प्रशासन के द्वारा पुलिस को ये जो केस दिया गया, इस पर पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। साथ साथ राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी हथियार का इस्तेमाल ना करती हो, ऐसा हो नहीं सकता। लगभग सभी तरीके के हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। संस्थानों के इस्तेमाल के आरोप तो शुरू से बीजेपी के ऊपर लगते आए हैं। दोस्तों, ऐसे में एक जो अपडेट है उसके अनुसार साउथ के सुपरस्टार पॉलिटिशियन और तमिल का वेट्री कजगम यानी टीवीके पार्टी के संस्थापक विजय को करूर के अंदर हुए भगदड़ के मामले को लेकर 12 जनवरी को पेश होने के लिए सीबीआई की ओर से समन जारी किया गया है। यह भगदड़ 27 सितंबर 2025 को करूर जिले के वेलुस्वामीपुरम के अंदर एक रैली के दौरान हुआ था। हादसे में 41 लोगों की जान चली गई और दर्जन लोग घायल हो गए। विजय की स्पीच के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। सीबीआई ने इस पूरे मामले पर इनको बुलाया है, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सीबीआई का मामला है, क्योंकि सीबीआई समन कैसे जारी कर सकती है? ये तो स्थानीय पुलिस का मामला होना चाहिए। करूर भगदड़ को लेकर अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक तौर पर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के साथ वो सहयोग करे, इसीलिए सीबीआई के द्वारा ये नोटिस, ये समन जारी किया गया है। आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों? क्या सीबीआई देश के अंदर पुलिस से बड़ी संस्थान हो गई है? ये तो स्थानीय पुलिस का काम होता है कि वो देखे कि किस तरीके से मामला हैंडल किया गया और इसमें कौन लोग दोषी हो सकते हैं। लेकिन अचानक से इस तरीके का नोटिस यहां से मिलना, सीबीआई के द्वारा मिलना, ये अपने आप में अप्रत्याशित कह सकते हैं। आप लोग किस तरीके से देखते हैं दोस्तों? अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर से जुड़े मामले को लेकर जान गंवाने वालों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए उनकी सरकार कानूनी रास्ता अपनाएगी और वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले की पैरवी करेंगी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के एक नेता के उस बयान पर भी पलटवार किया है जिसमें कहा गया कि लक्ष्मी भंडार योजना को लाभार्थी महिलाओं को चुनाव में बाहर नहीं निकालने दिया जाएगा। यानी लक्ष्मी भंडार योजना की जो महिलाएं हैं वो बम्पर वोट देती है ममता बनर्जी को और उन्हीं का नाम लिस्ट से काटने को लेकर साजिश चल रही है। ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे। आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।